नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी सीईटी 10+2 को लेके, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे साथियों भारत की ज्योग्राफी के पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, वो सीरीज चला रखी थी। उस सीरीज के अंदर साथियों आज तीसरी क्लास है। उस क्लास के अंदर साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम है साथियों भारत के प्रमुख पठार। क्या है साथियों? भारत के प्रमुख पठारों के बारे में हम साथियों पढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इससे पहले साथियों मैंने आपको दो टॉपिक करवा दिए हैं, प्रमुख चोटियां और प्रमुख पर्वत। ठीक है, तीसरी क्लास है साथियों ये। तीसरी क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों? हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख पठार पढ़ रहे हैं साथियों। भारत का भूगोल चल रहा है। जैसे भूगोल के टॉपिक खत्म होंगे, मैं भारत की राज्य व्यवस्था के टॉपिक भी आपको करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं साथियों। जो भारत के प्रमुख पठार हैं, उन पठारों के बारे में जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले साथियों पठार भारत के किस साइड में पाए जाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन बात देखो, प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत दो होते हैं ना। प्रायद्वीपीय भारत का सारा एरिया साथियों किससे निर्मित है? साथियों पठारों से पठारों और पर्वतमालाओं से ही है। ठीक है, इस साइड तो साथियों एक ही पर्वतमाला है जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। बाकी आपको पता है विंध्यन पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारी की सारी पर्वतमालाएं साथियों प्रायद्वीपीय भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो ज्यादातर पठार साथियों, लगभग 90% पठार भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब तीन ओर से पानी से घिरा हुआ। आपको पता है इस साइड अरब सागर आ जाएगा, हिंद महासागर आ जाएगा और बंगाल की खाड़ी आ जाएगी। तीनों ओर से घिरा हुआ भारत का वह हिस्सा साथियों प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर साथियों सबसे ज्यादा पठार, पहाड़ियां, पर्वत मालाएं, नदियां, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मतलब कि भौतिक आकृतियों से घिरा हुआ क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत। पठार पढ़ेंगे साथियों 9, टोटल 9 पठार, जिसके अंदर से क्वेश्चन आज तक एग्जाम के अंदर पूछा गया साथियों। एक दो छोटे रह भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने तैयार करके चले जाना, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर पठार से क्वेश्चन आया तो साथियों इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो पठार है साथियों, वो पहला पठार कौन सा है साथियों? मालवा का पठार है। पहला पठार कौन सा है साथियों? मालवा का पठार है पहला। ठीक है, ठीक है साथियों, पहला जो हमारा पठार रहेगा उस पठार को क्या कहा जाएगा साथियों? उस पठार का नाम रहेगा मालवा का पठार। कौन सा पठार है साथियों? मालवा का पठार है साथियों। एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पठार के मामले में नंबर 1 पे है ये मालवा का पठार। मालवा के पठार की साथियों अगर मैं लोकेशन की बात करूं भी, मालवा के पठार की लोकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे साथियों मैंने आपको पढ़ाया था भारत के बिल्कुल मध्य के क्षेत्र में साथियों केंद्रीय उच्च भूमि पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों? इसको बोला जाता है केंद्रीय उच्च भूमि बोला जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि बोला जाता है भारत के बिल्कुल मध्य की भूमि को, क्योंकि ये भारत की साइडों की भूमि से साथियों थोड़ा ऊंचा, तो केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जानी जाती है। अभी केंद्रीय उच्च भूमि के ऊपर साथियों भारत के 3 पठार, मुख्य मुख्य 3 पठार हैं साथियों। जो छोटा नागपुर का पठार है, कई किताबें इसको भी इस केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा मानती हैं, लेकिन हम जो मानते हैं साथियों वो 3 मानते हैं साथियों। जो मुख्य मुख्य 3 पठार है ना भारत के, वो केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा हैं। अभी मुख्य मुख्य 3 है कौन कौन से साथियों? तो उनकी बात करूं तो साथियों सबसे पहले आ जाएगा मालवा का पठार, ये मालवा का पठार। इसके बाद में बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, ये तीनों पठार साथियों केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है। और ये जो आपको नजर आ रहा है इधर छोटा नागपुर का पठार, इस पठार की भी बात करेंगे साथियों। इसको भी कई किताबों के अंदर केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा माना जाता है। तो हम मान के चलते हैं साथियों कि जितने भी पठार है ना जो मध्य भारत के अंदर पाए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं साथियों? वो सारे के सारे केंद्रीय उच्च भूमि का ही हिस्सा हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि का ही हिस्सा हैं। तो पहला पठार आपको पता चल गया, मैप के अंदर लोकेशन देख ली आपने, मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में साथियों इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है? उत्तर मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है। उत्तर मध्य भारत है ना, ये वाला क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था उत्तर मध्य भारत के अंतर्गत आ जाता है। यह मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ
फैला हुआ है। कहाँ पे है साथियों? यह ज्यादातर इसका हिस्सा है जो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आ जाएगा। और कहाँ पे आ जाएगा साथियों? पूर्वी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के भी कुछ जिलों को कवर करता है। मालवा मध्य प्रदेश के 28% भाग का निर्माण करता है। मध्य प्रदेश की टोटल साथियों जो है क्षेत्र है मध्य प्रदेश का 100% में से 28% क्षेत्र पर कौन सा है साथियों? मालवा का पठार है। दूसरी बात, यह एक लावा निर्मित पठार है, यानी ज्वालामुखी का जो लावा है उसके ठंडा होने के बाद में इस पठार का निर्माण हुआ है। और आपको पता है जब लावा से किसी भी पठार का निर्माण होता है तो वहां पे क्या होती है साथियों? काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है। यह विंध्यन पहाड़ियों के आधार पर बना एक त्रिभुजाकार पठार है। आकृति पूछ ली जाए तो साथियों किस प्रकार की आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति है इस पठार की, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है। इसके बाद में और इंपॉर्टेंट बातें साथियों, मालवा पठार में इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ये कौन कौन सी? मालवा पठार में चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, पार्वती जैसी नदियां बहती है। नदियों की बात करूं तो साथियों नदियां कौन कौन सी है? चंबल नदी बहती है, काली सिंध बहती है, बेतवा, केन और पार्वती जैसी इंपॉर्टेंट नदियां बहती है। ये साथियों इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है निम्न में से कौन सी नदी मालवा के पठार से बहती है। आपको 4 नदियों के नाम दे देगा तो इस हिसाब से। ठीक है। मालवा पठार में कोयला, मैग्नीज, अब्रक, लोहा अयस्क, तांबा, बॉक्साइड, चूना पत्थर, मिट्टी, कैल्साइट, जस्ता और ग्रेफाइट जैसे कई तरह के खनिज भंडार हैं। कौन कौन से हैं साथियों? अब्रक मिलता है देखने को, लोहा अयस्क बहुत बार पूछा जाता है साथियों एग्जाम के अंदर। ये वाला खनिज है साथियों बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान के अंदर। मालवा पठार में इंदौर, ग्वालियर, सीहोर, भोपाल और उज्जैन जैसे प्रसिद्ध शहर आते हैं। प्रसिद्ध शहर मालवा के पठार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं साथियों? मध्य प्रदेश का ग्वालियर आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा, सीहोर आ जाएगा, भोपाल आ जाएगा और उज्जैन आ जाएगा। और प्रसिद्ध, ये सारे के सारे प्रसिद्ध शहर मालवा के पठार के अंदर आते हैं। ठीक है। तो मालवा के पठार के बारे में साथियों इंपॉर्टेंट बातें ये थी जो मैंने आपको करवा दी। लोकेशन इसकी कहाँ पे है साथियों? मध्य प्रदेश के अंदर और पूर्वी राजस्थान के हिस्से को भी ये कवर करता है। ठीक है। दूसरा साथियों हमारा कौन सा है? दूसरा है साथियों दक्कन का पठार। कौन सा पठार है साथियों? दक्कन का पठार है, इंपॉर्टेंट है साथियों, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका दक्षिण भारत का या पूरे भारत का सबसे बड़ा पठार की बात करते हैं तो साथियों दक्कन का पठार आएगा। पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। कई भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्यों में साथियों? महाराष्ट्र के अंदर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तेलंगाना के अंदर देखने को मिलता है, कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर इसका विस्तार है। तो कितने राज्य है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 राज्यों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका? दक्कन के पठार का। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। ये देखो अभी बात मैंने आपको बताई थी। यह देश के ज्यादातर दक्षिणी हिस्से को कवर करता है। दक्कन का पठार कई ऐतिहासिक स्थलों का घर है। क्या है साथियों? ऐतिहासिक घटनाएं बहुत हुई थी इस पठार के अंदर, तो ऐतिहासिक स्थलों का घर है जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं और हम्पी के मंदिर। साथियों ये 3 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के अंदर। अजंता और एलोरा से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, भी निम्न में से किस पठार के ऊपर ये गुफाएं पाई जाती है? अजंता और एलोरा की गुफाएं। और हैदराबाद का चार मीनार शामिल है। ये बात साथियों इंपॉर्टेंट लिख लेना, सीधा सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है और 1-2 बार क्वेश्चन आया भी है। अजंता और एलोरा की गुफाएं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो देख लेना। ठीक है। हम्पी के मंदिर भी इंपॉर्टेंट है और हैदराबाद का चार मीनार भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है। इसके बाद में साथियों इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां, यह पठार सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मैंने आपको करवाई थी और विंध्यन पर्वत श्रृंखला दोनों की दोनों करवाई है ना। जो पर्वतमालाएं हमने पढ़ी थी कितनी थी? टोटल 6 पढ़ी थी। कौन कौन सी? हिमालय पर्वतमाला, विंध्यन, अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, 6 पढ़ी थी साथियों। पश्चिम में इसके पश्चिमी घाट और पूर्व में बंगाल की खाड़ी घेरे हुए है इस पठार को। दक्कन के पठार में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे बालघाट पहाड़ियां और अजंता की पहाड़ियां। साथियों ये फिर से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। एक तो बालघाट की पहाड़ी के बारे में पूछा गया एग्जाम के अंदर और अजंता की पहाड़ियां भी है, अजंता की गुफाएं भी हैं, तो ये दोनों की दोनों आपको पता होनी चाहिए। दक्कन के पठार में काली मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। काली मृदा का निर्माण कहाँ पे होता है साथियों? काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है? दक्कन के पठार के अंदर। कौन सी मृदा?
काली मृदा किस फसल के लिए उपजाऊ है? तो कपास की खेती के लिए इसको क्या माना जाता है साथियों? उपजाऊ माना जाता है। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको विस्तार पता होना चाहिए साथियों, ज्यादातर आपको विस्तार पूछेगा या कौन कौन सी नदियां बहती हैं वो पूछेगा, या जो इंपॉर्टेंट जानकारी जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं, हम्पी के मंदिर, हैदराबाद का चार मीनार, ये पूछेगा साथियों आपसे, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पठार है साथियों बुंदेलखंड उच्च भूमि। कौन सी है? बुंदेलखंड उच्च भूमि। बुंदेलखंड उच्च भूमि साथियों ये रही बुंदेलखंड पठार, एक बघेलखंड पठार और एक बुंदेलखंड पठार है, या इसको बुंदेलखंड उच्च भूमि भी बोलते हो। केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है साथियों बुंदेलखंड उच्च भूमि। मध्य भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के अंदर फैला हुआ है। कितने राज्यों के अंदर? दो, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर इसका विस्तार है। यह क्षेत्र उत्तर में गंगा यमुना के मैदान और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से घिरा हुआ है। गंगा के मैदान साथियों मैंने आपको करवाए थे, यमुना के मैदान जब हम उत्तर भारत के मैदानों के बारे में पढ़ रहे थे तो गंगा और यमुना के मैदानों के बारे में करवाया था। तो इन मैदानों से घिरा हुआ है और विंध्यन पर्वतमाला से घिरा हुआ है। कौन सा? बुंदेलखंड उच्च भूमि या बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड में काली सिंध, बेतवा, दसान, केन और नर्मदा जैसी नदियां बहती है। अभी नदियां एक तो निकलना उसी पठार में से, एक उस पठार में बहना, दोनों के अंदर अंतर है, तो अंतर आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ बहती हैं, कौन कौन सी? काली सिंध, बेतवा, दसान, केन और नर्मदा जैसी नदियां इस पठार में से क्या होती है साथियों? बुंदेलखंड उच्च भूमि से बहती हैं। इसके बारे में साथियों और तो बुंदेलखंड को अन्य नाम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, बुंदेलखंड के अन्य नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चेदी जनपद, प्रसारण प्रदेश, विंध्यन भूमि जैसे नामों से इसको जाना जाता है। बुंदेलखंड में कई राजवंशों ने शासन किया था, जिसे चंदेल, गौड़, पन्ना और शाह के राजा शामिल हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, कई राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था, कई राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया था। तो ये राजवंश है, चंदेल राजवंश, कोट राजवंश, पन्ना, ओरछा और राजा शामिल है। बुंदेलखंड की ग्रेनाइट और नीच चट्टानी संरचना में अपक्षय अपर्दन की वजह से लाल मृदा का विकास होता है। तो लाल मृदा कहाँ पे पाई जाती है साथियों? बुंदेलखंड उच्च भूमि के अंदर लाल मृदा पाई जाती है। तो कितने करवा दिए साथियों? मालवा पढ़ लिया हमने, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर। इसके बाद में दक्कन का पठार पढ़ लिया, दक्कन का पठार पढ़ लिया। दक्कन का पठार साथियों आपको पता है मध्य भारत के अंदर सबसे प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा पठार है, या भारत का भी सबसे बड़ा पठार है। और बुंदेलखंड उच्च भूमि पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया? बुंदेलखंड उच्च भूमि पढ़ लिया। अभी जो चौथा हिमालय है, चौथा साथियों पठार है, उसका पठार क्या क्या नाम है? बघेलखंड का पठार। अभी बघेलखंड के पठार की बात करता हूं तो साथियों केंद्रीय उच्च भूमि के हिस्से के अंदर ही बघेलखंड का पठार आ जाता है। किसके अंदर आता है? केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर ही बघेलखंड का पठार आता है। तो बघेलखंड की बात करते हैं तो साथियों कहाँ पे है देखने को मिलता है? तो इसका विस्तार हमें पता होना चाहिए, इसका विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है साथियों बघेलखंड का पठार। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। बघेलखंड का पठार सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, किसके लिए जाना जाता है? सफेद बाघों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड बघेलखंड के अंदर कंफ्यूजन नहीं होना। बघेलखंड को पहले डहेलिया के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछ सकता है डहेलिया किस पठार का प्राचीन नाम है? तो आपको पता होना चाहिए। बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। बघेलखंड के लोगों को बाघेली कहा जाता है और वे बाघेली भाषा बोलते हैं साथियों। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों, जितनी भी प्रत्येक लाइन में से क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर देख लेना। बघेलखंड उत्तर और पूर्वी सिंधु गंगा के मैदान, पश्चिम में बुंदेलखंड और दक्षिण में विंध्यन पर्वतमाला से घिरा हुआ है। 1948 में बुंदेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर विंध्यन का निर्माण किया गया था, विंध्यन प्रदेश का। और 1956 को विंध्यन प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। तो ये बातें साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है जितनी ये वाली हैं, ठीक है साथियों। ये 5 लाइनें मध्य प्रदेश और उत्तरी पूर्वी के अंदर है। बघेलखंड को सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। डहेलिया इसका प्राचीन नाम है। लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है और इसको इसके यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, लोकल, उनको बाघेली के नाम से जाना जाता है। वह बाघेली भाषा बोलते हैं। लोकेशन इसकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर है।
इसके बाद में साथियों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार साथियों ये रहा, आपको मैप के अंदर मैं आपको बता दूं, राज्य बताता हूं। स्थान कहाँ पे है साथियों? झारखंड के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, बिहार के अंदर है और छत्तीसगढ़ के अंदर है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। क्षेत्रफल इसका 65,509 वर्ग किलोमीटर है साथियों। यह पठार पूर्व कैरेबियन युगीन चट्टानों से बना है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश क्यों कहते हैं साथियों? छोटा नागपुर पठार खनिजों के मामले में भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है, या सबसे बड़ा क्या होता है, प्रसिद्ध पठार है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ हिल है, मैंने आपको करवाई थी कल की क्लास के अंदर। यहाँ दामोदर घाटी में कोयले के विशाल भंडार मिलते हैं साथियों। यहाँ टर्स, रेशम और लाख जैसे वन उत्पाद आर्थिक रूप से अहम है। यहाँ स्टील, पावर प्लांट जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें साथियों छोटा नागपुर पठार के बारे में थी। आप एक बार फिर से इसको देख लेना साथियों। रूर प्रदेश कहा जाता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों, रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों ये आर्थिक दृष्टि से, या यहाँ पे उद्योगों का विकास बहुत हुआ है, या खनिज मिलते हैं वो साथियों भरपूर मात्रा के अंदर मिलते हैं, तो इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। रूर प्रदेश वैसे साथियों जर्मनी के अंदर एक शहर है, रूर शहर। इसके बाद में आ जाएगा साथियों मेघालय पठार, या इसको बोला जाता है शिलोंग का पठार। किसका? शिलोंग पठार के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। इस पठार की साथियों क्या खासियत है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह पठार खासी और जैंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना है। इसकी औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर और लंबाई 400 किलोमीटर है साथियों। ठीक है। शिलोंग का पठार साथियों आपको पता है यहाँ पे भारत का एक राज्य है मेघालय। मेघालय के अंदर साथियों गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां पाई जाती है। उन पहाड़ियों से मिलकर साथियों मेघालय का पठार या शिलोंग के पठार का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका क्षेत्रफल साथियों 35,291 वर्ग किलोमीटर है। इस पठार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ज्यादा बारिश होती है। किस मानसून से साथियों? दक्षिणी पश्चिमी। मेघालय के अंदर ही साथियों भारत की या दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय पठार को साथियों मालदा घाट या गारो राजमहल घाट से अलग किया गया था। मालदा घाट या गारो राजमहल घाट से अलग किया गया था। मेघालय पठार की चट्टानी संरचना छोटा नागपुर पठार के पठारी या पठार की चट्टानी संरचना जैसी है साथियों। मेघालय में कई पहाड़ियां भी हैं, इंपॉर्टेंट है साथियों। मेघालय के अंदर गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां शामिल हैं। मेघालय की सबसे ऊंची शिलोंग पीक है, जिसकी ऊंचाई 1965 फीट है। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर, सॉरी मीटर है, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको करवाई थी। ठीक है। छोटा नाग मेघालय का पठार हो गया। इसके बाद में साथियों एक आता है कर्नाटक का पठार। अभी ये कर्नाटक का पठार साथियों आपको देखने को मिलेगा दक्कन के पठार के बिल्कुल नीचे। कर्नाटक को मैसूर पठार या दक्षिण कर्नाटक के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, मैसूर और दक्षिण कर्नाटक दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला से क्वेश्चन आया था ना, उसी प्रकार से नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सुचेत रहिए उस मामले के अंदर। यह पठार कर्नाटक के 4 भौगोलिक रूप से अद्वितीय क्षेत्रों में से एक है। यह पश्चिम और दक्षिण में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। कर्नाटक पठार 2 भागों में बंटा हुआ है, मालनाड और मैदान मालनाड क्षेत्र। दो दो भागों के अंदर है साथियों, एक तो मालनाड और एक मैदान मालनाड। जबकि मैदान निचली पहाड़ियों का मैदानी इलाका है। यहाँ पे देख लेना 2 भागों के अंदर बंटा हुआ है, एक तो मालनाड और मैदान मालनाड। मैदान मालनाड मालनाड क्षेत्र है ना साथियों, ये तो है पहाड़ी इलाका, और जो मैदान है, जबकि मैदान निचली पहाड़ियों का मैदानी इलाका है। 2 भागों के अंदर बांटा हुआ है साथियों। इसके ऊपरी भाग को तो कहा जाएगा मालनाड। क्या कहा जाएगा साथियों? मालनाड। और इसके नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा? मैदान। ठीक है। ये मैदानी इलाका और ये पहाड़ियों का इलाका है। इसके बारे में साथियों कर्नाटक के बारे में और बातें। कर्नाटक पठार में कावेरी नदी का ज्यादातर हिस्सा बहता है। ये बात साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक पठार में पाए जाने वाले कुछ खनिज डोलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेबो, क्वार्टजाइट, पाइरोक्लासनाइट, मैग्नीज, लोहा अयस्क और मेटाबेसाल्ट आदि खनिज इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। कर्नाटक पठार में बाबा बुदन की पहाड़ियां में लोहा अयस्क के भंडार हैं। 100% साथियों यहां से क्वेश्चन आएगा। बाबा बुदन की पहाड़ियां किस पठार पर है? तो कहां पे है साथियों?
बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक के पठार के अंदर है। कहाँ पे है? कर्नाटक के पठार के अंदर। इंपॉर्टेंट है साथियों बाबा बुदन की पहाड़ियां। कोलार गोल्ड फील्ड में सोना पाया जाता है, यानी इस पठार के अंदर साथियों सबसे अधिक सोना भी पाया जाता है। और बाबा बुदन की पहाड़ियां लो एसे के मामले में भी प्रसिद्ध हैं। भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा सोना है ना तो साथियों कर्नाटक के पठार के अंदर ही मिलता है। ठीक है, ये बात और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आ जाएगा साथियों दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार साथियों ये रहा यहाँ पे। राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको पता होगा, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे राज्य यहाँ पे आ जाएंगे। भारत के पूर्व मध्य भाग में स्थित यह पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। दंडकारण्य का पठार उत्तर से दक्षिण तक लगभग 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 480 किलोमीटर में फैला हुआ है। दंडकारण्य पठार में पश्चिम भाग में अबुझमार पहाड़ी, इंपॉर्टेंट है साथियों, अबुझमार पहाड़ी और पूर्व में पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य पठार में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के दंडकारण्य की उत्तरी तलहटी से महानदी निकलती है। इंपॉर्टेंट है साथियों, महानदी का कहाँ से उद्गम होता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में साथियों दंडकारण्य की और बातें, इतना ही है दंडकारण्य साथियों, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके लिए इसका विस्तार पढ़ लेना, विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से आएगा विस्तार किस किस राज्यों के अंदर देखने को मिलता है। या आएगा साथियों अबुझमार पहाड़ी से, और यहाँ पे क्वेश्चन कोई नहीं आ सकता। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट आज का लास्ट है साथियों, ये कौन सा पहाड़ है? तेलंगाना का पठार। कौन सा है? तेलंगाना का पठार है साथियों। दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित यह पठार भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आता है और भारतीय प्रायद्वीपीय के पूर्वी समुद्र तट के बीच फैला हुआ है। कौन सा? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना पठार का क्षेत्रफल लगभग 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। इस पठार में गोदावरी, कृष्णा और पेनेरू जैसी नदियां बहती है। तो ये बातें साथियों तेलंगाना पठार के लिए इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है साथियों, तो तेलंगाना पठार की और बातें। तेलंगाना पठार को दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी तेलंगाना पठार और निचला तेलंगाना पठार। ऊपरी तेलंगाना पठार में जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद, सिंगारेड्डी, महबूबनगर और नलगोड़ा जैसे शहर हैं, ये प्रसिद्ध शहर हैं साथियों। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है, जबकि दक्षिणी हिस्सा क्या है साथियों? उपजाऊ मैदानी भाग है। तो हर एक पठार के साथियों हमने हर एक पठार के बारे में पढ़ा। कुछ पठार ऐसे हैं जिनको दो दो भागों के अंदर बांटा जाता है साथियों, मैदानी इलाका अलग है, पहाड़ी इलाका अलग है, तो वो थोड़ा देख लेना, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है साथियों, तो पठारों की क्लास के अंदर साथियों इतना ही है। जितने भी इंपॉर्टेंट पठार हैं साथियों मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अभी कल की क्लास के अंदर साथियों हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको कल बता दूंगा। जाने से पहले साथियों सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है हमारे नानक क्लासेस ऐप के ऊपर, टेस्ट सीरीज चल रही है और ये वीडियो कोर्स चल रहा है। ठीक है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो साथियों, इसको ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट पेपर पूरा साथियों आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलेगा और पूरा का पूरा साथियों आपको सिलेबस फर्स्ट पेपर का रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मामलों के अंदर साथियों मिलेगा, जिसके अंदर साथियों फर्स्ट पेपर आपका चाहे करंट हो चाहे कुछ भी हो, भारत का विषयों का सारा इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है साथियों, तो इसको परचेज करने के लिए नानक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, या हमारे हेल्पलाइन नंबर इसके ऊपर दिए हुए हैं, इन पे कॉल करके आप इसको परचेज कर लेना। ठीक है, तो ये थी साथियों भारत के पठारों की महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर क्वेश्चन आया सीईटी के अंदर तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, इससे बाहर साथियों आपको पठार नहीं पढ़ने। ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।